हमारा आज का टॉपिक है पुनर्जागरण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यूरोप में पुनर्जागरण कब हुआ, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पुनर्जागरण के क्या कारण हैं और इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुआ तो उसके क्या कारण थे। भाग 1 के अंतर्गत हम इन विषयों को लेंगे। मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। सर्वप्रथम यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ उसकी अवधि 1350 से 1550 ईस्वी के बीच में मानी जाती है, यानी 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो यूरोप में एक बौद्धिक उदार सांस्कृतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें यूरोप मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन की ओर आकर्षित हुआ, उसे ही पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। पुनर्जागरण शब्द की बात करें तो पुनर्जागरण शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द रेनेसा से बना हुआ है। रेनेसा की उत्पत्ति लैटिन भाषा में रेनेस्कोर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। यूरोप में जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच एक बौद्धिक आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ, इसी को पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा विभिन्न दी है। जैसे डेविस कहते हैं कि पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्म अधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना लिए गए थे, व्यक्त करना था। इसी प्रकार एक्टन ने कहा है कि नई दुनिया की खोज के बाद प्राचीन दुनिया का पुनरुत्थान वह द्वितीय महत्वपूर्ण सोपान था, जिसने हमें मध्य युग से अलग कर दिया तथा आधुनिक युग में पदार्पण का अवसर दिया। इसके अंतर्गत कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसे ही पुनर्जागरण का परिणाम माना गया। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं में पहला मानववादी दृष्टिकोण या मानववादी विचार है। मानववाद का प्रवर्तक पेट्रार्क को माना जाता है। मानववाद की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ह्यूमैनिट्स यानी उन्नत ज्ञान से हुई है। मानववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव जीवन के महत्व को स्वीकार कर उसके जीवन को सुधारने और उन्नत बनाने का प्रयास किया गया। इस विचारधारा के अंतर्गत परलोक के स्थान पर इस लोक के महत्व को स्वीकार किया गया। इस विचारधारा ने मानव के बौद्धिक विकास की बात कही, सौंदर्य की उपासना की बात कही, मानव की स्वतंत्रता की बात कही। पुनर्जागरण की एक विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। इसके अंतर्गत किसी भी बात को तभी स्वीकार किया गया जब वैज्ञानिक रूप से वो प्रमाणित हो। तीसरा, तर्कवाद। इसके अंतर्गत इस बात की ओर बल दिया गया कि किसी भी बात या विचार को तब स्वीकार किया जाए जब वह तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। इसके अलावा स्वतंत्र विचार की बात भी की गई, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए जो तर्क के आधार पर जो बात सही निकले, उसके बाद स्वतंत्र चिंतन कर किसी विचार को अपनाना चाहिए। सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में स्वतंत्र विचारों का प्रचार हुआ। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के कारण। पहला, धर्मयुद्ध। 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जेरूसलम को तुर्कों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए ईसाइयों एवं मुस्लिमों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय लोगों को अरब की जनता के संपर्क में आने का अवसर मिला। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के निवासियों को पूर्व के लोगों के ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अरबों के माध्यम से उन्होंने प्राचीन यूनानी एवं भारतीय सभ्यताओं के बारे में जाना। यूरोपियनों ने नए नए विचार ग्रहण किए। अब चर्च का प्रभाव कम होने लगा, यूरोप का एकाकीपन समाप्त होने लगा और उसने भौगोलिक अन्वेषण एवं भौगोलिक यात्राओं की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। पुनर्जागरण का एक कारण
कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार भी था। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों के अत्याचार से परेशान होकर अनेक विद्वान दार्शनिक अपने ज्ञान को लेकर यहाँ से यूरोप की ओर चले गए और जिन्होंने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले मार्ग पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तुर्क इस मार्ग पर लूटपाट करने लगे, तब यूरोप के लोगों को नए व्यापारिक जल मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी। नए मार्ग की खोज ने यूरोप को नई दुनिया से परिचित करवाया। इसने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुनर्जागरण का एक कारण आर्थिक भी था। इसके अंतर्गत यूरोप का व्यापार का विकास होना भी था। इटली में वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि अनेक नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में ये नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बने। यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ। इन नगरों में स्वतंत्र वातावरण या स्वतंत्र विचार की भावना का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग ने इन नगरों में कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। व्यापारिक विकास ने भौगोलिक अन्वेषण को भी प्रोत्साहन दिया। नगरों में मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने कि पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण के एक कारण भौगोलिक अन्वेषण भी था। जब व्यापारिक उन्नति के कारण भौगोलिक अन्वेषण शुरू हुआ, तब इस समय हम देखते हैं कि जैसे वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, मैगलन ने फिलीपींस की खोज की, और इस प्रकार जब नए नए स्थानों की जानकारी लोगों को प्राप्त हुई तो नए नए उपनिवेश स्थापित किए गए और इससे व्यापार में वृद्धि हुई। पुनर्जागरण का एक कारण मंगोल साम्राज्य से संपर्क भी था। 13वीं शताब्दी में कुबलई खां के नेतृत्व में एशिया और यूरोप में एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई और उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। मंगोलों के संपर्क से यूरोप को छापे खाने, कागज, कुतुबनुमा, बारूद आदि की जानकारी प्राप्त हुई। इसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण का इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कारण कागज एवं छापे खाने का आविष्कार था। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। अरबों ने इस कला को यूरोप को सिखाया। जब यूरोप में कागज और छापे खाने बड़े पैमाने पर छपने लगे, कागज बनने लगे, छापे खाने बनने लगे, तब पुस्तकों का, साहित्य का लोक भाषा में रूपांतरण हुआ। साहित्य लोक भाषा में छपने लगे, जिससे लोगों को प्राचीन ज्ञान का प्रचार हुआ। स्वतंत्र विचारों के प्रचार में कागज एवं छापे खाने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक भाषा यानी कि अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच आदि में जब साहित्य छपा तो लोक भाषा में इन साहित्यों से लोग परिचित हुए, उनके ज्ञान का विकास हुआ, स्वतंत्र चिंतन विकसित हुआ। लोक भाषा ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कि टॉलेमी, न्यूटन आदि के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों ने और वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण का एक कारण स्टालिस्टिक विचारधारा भी है। पेरिस, फ्रांस के पेरिस, इटली के प्रमुख नगरों आदि में ज्ञान के उत्थान ने स्टालिस्टिक विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसने तर्कवाद को बढ़ावा दिया। स्कॉलिस्टिक विचारधारा में तर्क और धार्मिक विश्वासों का समन्वय था। जैसे एबेलार्ड ने तर्कों के आधार पर किसी सिद्धांत को स्वीकार करने की बात कही तथा बाइबिल के सिद्धांतों को भी उसने तार्किक आधार पर विश्लेषण किया। पुनर्जागरण के कारण प्राकृतिक भी थे। जैसे 14वीं शताब्दी में यूरोप में जो प्लेग अकाल आया, उसके कारण लोगों में यह भावना घर कर गई कि संसार दुखों के स्थान पर आनंद के लिए है। इस समय जो विभिन्न देशों के बीच में युद्ध चल रहे थे, उससे यूरोप को बहुत नुकसान हुआ और लोगों में ये भावना आने लगी कि अब हमें सांसारिक आनंद की ओर ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार इस कारण भी पोप एवं सामंतवादी जो बंधन है, उससे यूरोप
मुक्त होने लगा और पुनर्जागरण की ओर बढ़ने लगा। पुनर्जागरण के और भी कई कारण हैं, जैसे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस समय हम देखते हैं कि इटली के बालंगो में और पेरिस के नोट्रे डेम में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके बाद अन्य ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। यहाँ पर जो प्राध्यापक थे उन्होंने नवीन ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुँचाया और इसने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसके क्या कारण थे? अगर संक्षिप्त में देखें तो इसके प्रमुख कारण, सबसे पहला, रोमन सभ्यता का केंद्र। प्राचीन काल में रोमन सभ्यता इटली में ही फैली थी। इटली में प्राचीन रोमन संस्कृति की स्मृतियां, ज्ञान विद्यमान था। इसलिए पुनर्जागरण को प्राचीन रोम से सांस्कृतिक प्रेरणा मिली। ईसाई धर्म का केंद्र। इटली में स्थित रोम ईसाई धर्म का केंद्र था। रोम में पोप का निवास था। निकोलस पंचम, लियो पंचम आदि सभी यहीं रहते थे। इसलिए इटली में भी सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुआ। फिर व्यापारिक केंद्र। इटली प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मध्य युग में अरब व्यापारी एशियाई देशों से लाए गए सामान को इटली में ही बेचते थे और व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ। यह पूर्व और पश्चिम का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यहाँ नगरों का भी विकास हुआ। इटली में रोम, वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान आदि प्रमुख नगर थे। इन नगरों ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, आर्थिक समृद्धि हुई और यहाँ पुनर्जागरण जल्दी हुआ। मध्यम वर्ग। व्यापारिक समृद्धि और नगरों के विकास के कारण इटली में मध्यम वर्ग का उदय पहले हुआ, इसलिए इटली में पुनर्जागरण भी पहले हुआ। एक कारण कुस्तुनतुनिया का पतन भी था। जब कुस्तुनतुनिया का 1453 में पतन हो गया और तुर्कों के आधिपत्य के कारण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आधिपत्य के कारण वहाँ के विद्वान, कलाकार, व्यापारी, ज्ञानी लोग सर्वप्रथम इटली ही गए और इटली में ही शरण ली इन्होंने। और वो कई अपने साथ साहित्य लेकर गए, यूनानी साहित्य लेकर गए, कई अनमोल पांडुलिपियाँ अपने साथ लेकर गए, जो बाद में इनमें से अनेक लोग वहाँ इटली में स्कूल कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए। इन्होंने भी प्राचीन ज्ञान का पुनरुत्थान किया, प्राचीन ज्ञान को लोगों तक पहुँचाया। इटली प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी था। यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ भी हो रही थी, भौगोलिक ज्ञान भी यहाँ मिल रहा था। इसलिए शिक्षा के विकास ने भी इटली में पुनरुत्थान पहले किया, इटली में पुनर्जागरण को पहले पहुँचाया। इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का एक कारण भौगोलिक स्थिति भी ले सकते हैं। जैसे उत्तरी यूरोप से आने वाले व्यापारी इटली होकर ही पूर्व के देशों की तरफ जाते थे। सबसे पहले इटली का ही प्राचीन यूनानी सभ्यता और संस्कृति से निकट संबंध था। तो इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी ऐसी थी कि वो व्यापार का केंद्र भी बन गया। विचार पूर्व और पश्चिम के जो आदान प्रदान का केंद्र था वो भी बन गया। और सबसे बड़ी बात कि अन्य यूरोप के देशों की तुलना में इटली प्राचीन यूनानी सभ्यता और संस्कृति के निकट संबंध में था, निकट था। इस कारण भी पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ।